हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं और आज का लेक्चर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नीचे लिखा है वीक केमिकल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये जितने भी फोर्स हैं ये बहुत स्ट्रांग नहीं है। जैसे हम लोग आयनिक कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला बात करते हैं वैसा नहीं है। ये क्या है? इंटरेक्शन है। ये क्या है? एक इंटरेक्शन। किसी कारणवश किसी तरह का कोई चार्ज आ गया हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से, उसके कारण जो इंटरेक्शन होता है वही ये फोर्स है। तो इसलिए बहुत स्ट्रांग नहीं, फिर भी ये बहुत कुछ बॉन्ड में या फिर मॉलिक्यूल में इफेक्ट डाल जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज का लेक्चर है। तो चलिए मूव करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल के आपस का मतलब ये नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, मे बी वो एक मॉलिक्यूल के अंदर तो बॉन्ड हो गया डायरेक्ट, बट अगर मान लो दो अलग अलग मॉलिक्यूल और उन दोनों के बीच में किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको हम लोग नाम देंगे क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन रिपल्शन, ठीक है, एग्जिस्टिंग अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, गैसियस, सॉलिड, लिक्विड। मतलब ये गैस में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। This term does not include the electrostatic force that exists between two oppositely charged ions. मतलब ये कुछ ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है दो ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच में लगता है, नहीं, ये कुछ ऐसा फोर्स नहीं है। ठीक है, and the force that holds atom of a molecules together, that is covalent bond। और ना ही ये कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब जैसे कि मैंने बताया ना ये आयनिक बॉन्ड है और ना ही ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है? are responsible for the structural characteristics and physical properties of substance। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे HCl है ना। HCl में क्या है? H पे पार्शियल पॉजिटिव क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो HCl बॉन्ड है ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। ऑब्वियस सी बात है, सबको ये पता है। ये कैसा बॉन्ड है? ये पोलर है। ये भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, बट ये जो पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, HCl का दो अगर HCl मॉलिक्यूल ले लें तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ में अब आगे होगी बात? क्लियर है? इसका मतलब ये फोर्स को ब्रेक करना कंपैरेटिवली इजी है देन दिस कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। कि जिसका जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठा रहेगा। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट आते हैं। तो आई होप सबको एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। फिर से अगर सिंपल समझेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल के आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से इस एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर लगता है, नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर तो बॉन्ड होता ही है। क्लियर है? अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो दो तरह के बेसिकली कारण होता है। एक होता है नॉन वैंडरवाल फोर्स और एक होता है वैंडरवाल फोर्स, और एक थर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नॉन वैंडरवाल फोर्स कौन होगा? तो जिसमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट होगा। आयंस जैसे Cl माइनस, NO3 माइनस, Na प्लस, Cu2 प्लस, कोई भी आयन अगर इन्वॉल्व हो गया तो वो हमेशा नॉन वैंडरवाल होगा, वो कभी भी वैंडरवाल नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन वैंडरवाल फोर्स कितने तरह के? दो तरह का, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और जिसको डिबाई फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना दोनों में आयन इन्वॉल्व है। ठीक है, इसीलिए नॉन वैंडरवाल है। वैंडरवाल कौन? तो वैंडरवाल बेसिकली तीन तरह के होते हैं। वैंडरवाल कितने तरह के? तीन तरह के, डाइपोल डाइपोल फोर्स और किसम फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स और मोमेंटरी डाइपोल फोर्स। इसका बहुत सारा नाम है, हम लोग जब इस एक एक करके सबके बारे में देखेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
और ये भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। अब क्या होता है सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हम लोग एक एक करके सारे के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मूव करते हैं नॉन वैंडरवाल फोर्सेस पे। तो उसके अंदर सबसे पहला है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये आयन डाइपोल क्या होता है, तो आयन डाइपोल नाम से ही क्लियर होगा, एक आयन रहेगा और एक डाइपोल। डाइपोल मतलब सबको समझ में आता है पोलर मॉलिक्यूल्स, हम लोग पढ़े थे ना पोलर नॉन पोलर, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर चार्ज का सेपरेशन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? अब ये जो है जैसे यहां पे लिख दिस इज द अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन, आयन क्या हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है या एनायन भी हो सकता है, एंड ए पोलर मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे देखो Na प्लस है और Cl माइनस है, Na प्लस को चारों तरफ से वाटर घेरा है, वाटर का कौन, ऑक्सीजन पार्ट, देखो क्योंकि ये प्लस है ये पार्शियल नेगेटिव है। उसी तरह Cl माइनस को कौन घेरेगा चारों तरफ से, हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है और Cl माइनस है। तो अगर ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखता है तो उसको बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अब इसका किस में ज्यादा होगा स्ट्रेंथ, किसका स्ट्रेंथ कम होगा, डिपेंड किस पे करेगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ आयन डाइपोल इंटरेक्शन डिपेंड्स अपॉन पहला चार्ज ऑन आयन। भाई इसमें चार्ज जितना ज्यादा रहेगा, मान ले सोडियम पे एक पॉजिटिव है, मान लो Mg2+, Al3+, चार्ज जितना ज्यादा रहेगा ऑब्वियस है वो अगला को उतना स्ट्रांगली अपने तरफ खींचेगा, सिंपल सा बात है ना। चार्ज जितना रहेगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, तो उसका बॉन्ड का मतलब ये इंटरेक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, हायर इज द चार्ज ऑन आयन, हायर इज द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? दूसरा चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हुआ, एक हो सकता है साइज बहुत बड़ा हो जाए, आयन का साइज बहुत ज्यादा हो जाए, तो नहीं, उस केस में तो आयन का कंसंट्रेशन, चार्ज का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। तो चार्ज डेंसिटी हो गया कितना एरिया में कितना चार्ज है। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है ना, कितना वॉल्यूम में कितना मास है। उसी तरह चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कितना वॉल्यूम में कितना चार्ज है। ठीक है, मान लो एक इतना बड़ा वॉल्यूम में एक पॉजिटिव चार्ज और एक इतना बड़ा वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज, तो छोटा वाले में चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होगा, इसलिए बोला हायर इज द चार्ज डेंसिटी, हायर विल बी द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? उसके बाद डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, जो डाइपोल वाला मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा पोलर कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और पोलर कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो आयंस के साथ जैसे Na+Cl- उतना अच्छा से उसके साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। इसीलिए हायर इज द डाइपोल मोमेंट, हायर विल बी द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड हेंस हायर विल बी द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है सबको? आई होप सबको समझ में आ गया होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल और डिबाई फोर्सेस। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, इसका मतलब है एक तो आयन होगा और दूसरा में डाइपोल स्टार्टिंग में नहीं होगा, बट इस आयन के कारण इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस होगा, मतलब उसमें डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो इसी चीज है, मतलब अगला जो होगा एक तो आयन होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन पोलर होगा, जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, तभी तो उसमें डाइपोल आएगा। ठीक, ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बी पोलराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन नियर आयन नियर इट। ठीक है, मतलब एक नॉन पोलर को भी हम लोग पोलराइज कर सकते हैं अगर अगल बगल में नियरेस्ट में कोई आयन प्रेजेंट हो, दैट इज इट बिकम्स एन इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब उसके अंदर क्या होगा, एक डाइपोल क्रिएट किया जा रहा है, इंड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन देम आर कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल in the presence of a nitrate ion, iodine molecule which is non-polar gets polarized as shown in the figure। जैसे NO3- है, यहां देखो I2 है, ठीक है, बट जैसे NO3- के क्लोज में ये आया I, देखो इसमें माइनस था तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इसमें पार्शियल नेगेटिव, मतलब इसके कारण इसके अंदर कुछ पोलैरिटी या डाइपोल डेवलप हुआ, इसी को बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर है? चलो अब इसका स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑफ आयन
तो सिंपल सा बात है, चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी बोलना ज्यादा अच्छा है, चार्ज डेंसिटी या चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतने अच्छे से उसको क्या कर सकता है, पोलराइज कर सकता है। क्लियर, पहला। दूसरा क्या है, साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल जितना साइज बड़ा होगा उसमें चार्ज सेपरेशन उतना अच्छे से हो सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो चार्ज इजीली सेपरेट हो सकता है। वही चीज है, साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लार्जर द साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इजियर इट विल बी पोलराइज्ड, इसलिए I2 कैन बी मोर इजीली पोलराइज्ड एज कंपेयर टू Br2 Cl2 F2। ठीक है, चीज समझ में आया? सबका हम इसीलिए स्ट्रेंथ भी बता दिया कि कैसे किस किस फैक्टर पे स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। तो ये दोनों हो गया कैसा, नॉन वैंडरवाल। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं वैंडरवाल फोर्स पे। तो वैंडरवाल फोर्स, सबसे पहले एक बेसिक चीज जान लेना, वैंडरवाल फोर्स क्या है। वैंडरवाल फोर्स कुछ इस तरह का फोर्स है, जैसे मान लो एक पतला आदमी बेंच पे बैठा, एक मोटा आदमी, मोटा ताजा आदमी बेंच पे बैठा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का जो बेंच के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पर अगर हम बोले किसका बेंच के साथ ज्यादा अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो तुम बोलोगे सर जिसका मास ज्यादा है, क्योंकि वो अच्छे से बेंच के साथ अटैच होगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो वैंडरवाल फोर्स भी एक फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये मास डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वैंडरवाल फोर्स होगा। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज सबके दिमाग में रहना चाहिए। मान लो कोई अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला वैंडरवाल फोर्स में क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स और किसम फोर्स। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होता है भाई, सिंपल सा एक चीज है, डाइपोल, इसमें दोनों पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, हो सकता है मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, पर दोनों क्या रहेगा, पोलर मॉलिक्यूल। तो जब दोनों पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स या फिर किसम फोर्स, क्योंकि किसम नाम के साइंटिस्ट इस फोर्स का फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्वेशन किए थे, इसीलिए। ठीक है, चलो जैसे यहां पे देखो ए और बी, तो जैसे अच्छा इसमें मैंडेटरी है कि जो मॉलिक्यूल होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तभी उसमें पोलैरिटी आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो जैसे मान लो ए बी में बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो बी पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, ए पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान देना, तो ए बी पोलराइज हो गया ना, तो ये जैसे ही पोलराइज हुआ ये एक दूसरा मॉलिक्यूल को अपने पास लाएगा। और अब देखो ये बी और ये ए के बीच में एक ऑपोजिट चार्ज है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है ये चार्ज जो है पार्शियल चार्ज है, ये यूनिट चार्ज नहीं है, क्योंकि जब हम लोग यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो उसमें फिर हम लोग जानते हैं इतना कूलम चार्ज आ जाता है ना। तो इसीलिए इसके मुकाबले ये बहुत कम होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा यहां इस चार्ज के मुकाबले। समझ में आई बात? वही मैंने यहां लिखा है, डाइपोल डाइपोल फोर्स एक्ट अमंग मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल। ठीक है, in this atom contains partial positive and negative charge based on the difference of electronegativity। एकदम क्लियर है? अभी जैसे मैंने समझाया, the partial charge are always less than the unit electronic charge। अभी बताया कि partial charge कम होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से। in this forces polar molecule interact with neighboring polar molecule as shown in the figure। और उसको बताई दिया कि चूंकि ये किसम के द्वारा स्टडी किया गया था इसीलिए इसको किसम फोर्स भी बोलते हैं। चलो अब इसमें कौन कौन सा ये फोर्स किस किस बेस डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे। तो सबसे पहला है डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल सा बात है, सारा खेल डाइपोल का ही है। अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा दोनों में पार्शियल चार्ज आएगा। पार्शियल चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ज्यादा होगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा डाइपोल डाइपोल फोर्स और किसम फोर्स। नेक्स्ट आते हैं डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स या फिर इंस्टेंटेनियस। स्टार्टिंग में याद करो, बहुत लंबा चौड़ा नाम था, उसको यहां इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हेडिंग में पता चला आधा पेज तो इसी में भर जाता, इसीलिए उसको वहां नहीं लिखे, वही वाला है। ठीक है, क्लियर है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल या मोमेंटरी डाइपोल फोर्स। ठीक है, अब ये मोमेंटरी डाइपोल फोर्स या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल क्यों बोलते हैं, ध्यान देना।
यहां पे क्या है कि दो एटम है, दोनों में चार्ज भी सेम है, बट हम लोग एक कंसीडर क्या करते हैं कि भाई मान ले दोनों नॉन पोलर है, तो दोनों नॉन पोलर है तो पोलैरिटी तो है ही नहीं, बट हम लोग कंसीडर क्या कर रहे हैं, कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब उसमें चार्ज का एक इंस्टेंट, एक मतलब कि इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए चार्ज का सेपरेशन होगा, और वो जो चार्ज का सेपरेशन होगा ना, उसके चलते अगला भी सेपरेशन आएगा। यही चीज को बोलते हैं हम लोग इंस्टैन्टेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, या डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स। थोड़ा सा समझना, डिस्पर्शन फोर्सेस आर इंटर पार्टिकल फोर्सेस अमॉन्ग द मोनोएटॉमिक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज N2, He, CO2 etc. ध्यान से अब सुनना थोड़ा सा, atoms and non-polar molecules are electrically symmetrical and have no dipole moment because their electronic charge cloud is symmetrically distributed। मतलब ये जो एटम्स होते हैं N2, He, CO2, ये क्या है, नॉन पोलर है या फिर मोनो एटॉमिक है, एक ही सिंगल एटम है, तो इनके चार्ज तो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, कभी भी ऐसा नहीं रहेगा अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ही पोलैरिटी डेवलप होता है, पर इसमें रहेगा ही नहीं अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब इसके बाद अब मान लेते हैं सपोज वी हैव टू एटम्स ए एंड बी इन द क्लोज विसिनिटी, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वन ऑफ द एटम्स से ए में क्या हो रहा है, बिकम्स मोमेंटरली अनसिमेट्रिकल। मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमते घूमते क्या है, किसी एक टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन वन साइड, थोड़ा सा वन साइडेड हुआ, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो हो सकता है जो इधर वाला साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। मोमेंटरीली बात किया जा रहा है, इंस्टैन्टेनियस पे, तो इस तरह का एक डाइपोल क्रिएट हो सकता है, और ये जैसे ही डाइपोल होगा, ये अगला बी को भी क्या करेगा, डाइपोल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, एटम बी विथ इंड्यूस डाइपोल, इसके चलते इसमें भी डाइपोल क्या होगा, इंड्यूस होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि भाई ये एक इंस्टैन्टेनियस मोमेंट में आता है, हमेशा नहीं रहेगा। क्लियर है? और याद रखना ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, ये सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। जब कोई फोर्स नहीं लगे, हर तरह से हार जाए, तब ये फोर्स थोड़ा बहुत लग सकता है। क्लियर है सबको? अब आते हैं इसमें कौन कौन सा, इसका स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला मॉलिक्यूलर मास, अभी मैंने बताया मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्जर साइज और मोलर मास हैव हायर मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स। क्लियर है? दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, molecules with higher number of electrons have higher magnitude of London force as compared to molecules with lesser number of electron। क्यों ऐसा होता है थोड़ा सा समझते हैं। एक थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो वो घूमेगा, तो ज्यादा चांस है कि एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। अगर कम इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो बहुत कम चांस है कि वो कभी इधर आ जाए, पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हो सकता है कभी हो सकता है एक साइड में मूव कर जाए, तो उस केस में डाइपोल जल्दी क्रिएट होगा। समझ में आई बात? सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। अभी मैंने बताया एक मोटा आदमी एक पतला आदमी बैठने वाला केस है ना, तो उसी तरह के मान लो दो है, तो जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जो ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्वायर करेगा। जैसे कि मैंने यहां बताया, देखो CH4 SiH4 GH4 का सबसे ज्यादा होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, फिर ये क्यों? क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा, G का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, तो सर हर तरफ से, ठीक है, तो इसीलिए ये ऑर्डर है। अब हम लोग जो 5 फोर्स पढ़े हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे स्ट्रॉन्ग याद रखना आयन डाइपोल होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल, फिर डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर लंडन फोर्स। ये ऑर्डर थोड़ा सा याद रखना, हो सकता है कभी कंपटीशन वगैरह में ये ऑर्डर पूछ दे, ठीक है। तो ये पांचों फोर्स का ये ऑर्डर है। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मूव करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड? तो आई होप सब कोई सैंडविच खाए होंगे, है ना। सैंडविच में क्या रहता है, ऊपर ब्रेड रहता है, नीचे ब्रेड रहता है और बीच में स्टफिंग रहता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड भी कुछ ऐसा ही है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? जब हाइड्रोजन सैंडविच हो जाए दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच, तो उस केस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन
बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Whenever a molecule contains a hydrogen atom is sandwiched between two highly electronegative atoms, अब कौन कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। These atoms attracts the shared pair of electrons more, and so this end of the molecule becomes slightly negative, while the other end, hydrogen end, becomes slightly positive. The negative end of one molecule attracts the positive end of the other, and as a result, a weak bond is formed between them. This bond is called hydrogen bond, and it is represented by dotted lines as shown below. अब जरा ध्यान से समझना। अब क्या है कि जैसे HX है, ये X हम लोग क्या लेंगे, या तो कहा गया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मान लो यहाँ पे फ्लोरीन, तो ऑब्वियस है इसमें पार्शियल नेगेटिव होगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव होगा। उसी तरह इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब क्या है, X के पास तो लोन पेयर है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो क्या करेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा किस पे, इस हाइड्रोजन को, कि भाई इसके पास प्लस है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना इसको अपने तरफ खींचा जाए। तो ध्यान से देखो, हाइड्रोजन इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर भी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन बीच में क्या हो गया, सैंडविच हो गया ना, दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? अब आते कंडीशन, कौन कौन से कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहला कंडीशन याद रखना, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक टू हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक होना चाहिए, जिसमें से क्या होना चाहिए, कौन कौन होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर ये रहा ही नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई लॉजिक नहीं होगा। ठीक है? द हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ठीक है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का चांसेस उतना ज्यादा होगा। ठीक है? दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। क्यों? क्योंकि भाई हाइड्रोजन छोटा है। अब छोटा के साथ मोटा को ले लोगे तो मामला थोड़े जमेगा। तो साइज क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इसीलिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नहीं तो होने के लिए तो नाइट्रोजन के बराबर तो क्लोरीन भी है। क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्लोरल में, बट उसको हम इंक्लूड अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है? ध्यान रखना, द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल, द स्मॉलर द साइज द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो दो कंडीशन याद रहना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए हाइड्रोजन के आसपास, ताकि इजीली क्या हो, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फील हो। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट आते हैं। दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो अलग पार्ट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये दोनों पार्ट हो सकता है सेम हो, मे भी अलग अलग हो, बट होना क्या चाहिए, अलग अलग। ठीक है? तो उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर क्लास, इंटरसेक्शन, है ना, सेम उसी तरह। When hydrogen bonding takes place between different molecules of the same or different compound, it is called intermolecular hydrogen bonding। ठीक है? अब ये जैसा HF, H2O, ROH, ये सेम कंपाउंड के बीच में हो जाए, एंड वाटर अल्कोहल, वाटर और एक अल्कोहल, दो अलग अलग है ना, एमोनिया एंड वाटर ये अलग अलग है, तो डिफरेंट कंपाउंड इसमें भी हो सकता है। अब जैसे मैंने यहां दिखाया, देखो यहां सिर्फ वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, यहाँ पे एक देखो अल्कोहल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, फिर वाटर। समझ में आ गया होगा? तो ये मतलब एक दूसरे से सेपरेटेड रहेगा। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहां पे आराम से पढ़ लोगे, ध्यान देना। जैसे ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, OH NO2, H के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ध्यान देना एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो गया ना, बाहर से और कोई इंक्लूड नहीं हुआ। तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इंटर में अलग अलग सेपरेट यूनिट के बीच, इंट्रा में सेम यूनिट के अंदर, एक ही के अंदर ही हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं, कंसीक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भाई इसका ज्यादा कंसीक्वेंस नहीं है, पर जो कंसीक्वेंस है खतरनाक वाले कंसीक्वेंस है। जैसे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उसके रेस्पेक्टिव बाकी मेंबर्स के तुलना में।
क्लियर? जैसे H2O, जैसे अगर हम हाइड्राइड ले लें ग्रुप 16 का, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम सबका ले लें, तो उस केस में क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, H2O का। फिर उसके बाद H2TE, फिर Se, फिर S। ऐसा क्यों, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। सबसे ऊपर ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद सल्फर, उसके बाद Fe, उसके बाद Te। ठीक है, तो ध्यान देखो, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, बट इन सबके पास हाइड्रोजन बॉन्ड करने का कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो उस केस में जिसका मास सबसे ज्यादा उसका वैन डर वाल्स फोर्स सबसे ज्यादा, इसीलिए पहला वाला था हाइड्रोजन बॉन्ड, पर उसके बाद किस बेस पे, वैन डर वाल्स, तो वैन डर वाल्स सबसे ज्यादा इसका होगा, तो फिर ये, फिर ये, फिर ये, देखो है ना, समझ में आ गया ऑर्डर। अब उसी तरह सेम इसमें भी, सेम वही इसमें भी है। ठीक है, अच्छा एक ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल से काफी ज्यादा, इवन अल्कोहल से, वाटर से भी बढ़ जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि एट ए टाइम ये डाइमर फॉर्म करता है। देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और यहां से देखो दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही दो मॉलिक्यूल के बीच में। जनरली दो मॉलिक्यूल के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बट यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में और एक साइक्लिक चिलेशन टाइप का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाता है, और स्टेबिलिटी जितना बढ़ेगा ऑब्वियस है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। क्लियर? चल उसके बाद सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है भाई, सिंपल सा बात है, जितना ज्यादा कोई भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, जैसे लोअर जो अल्कोहल्स रहते हैं, ठीक है, लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ बहुत अच्छे से क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। देखो अल्कोहल, वाटर, अल्कोहल, तो इसीलिए क्या होता है, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। उसी तरह यहाँ NH3 वाटर, NH3 वाटर, इसीलिए एमोनिया NH3 वाटर में सॉल्युबल है। ध्यान रखना, तुम जो लैब वगैरह में भी एमोनिया लेते हो वो देखना वाटर सॉल्युबल एमोनिया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है, देखो दो क्वेश्चन मैंने लिखा है और ये बहुत के मन में ये क्वेश्चंस रहते हैं। व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, जबकि आइस तो सॉलिड है ना, सॉलिड तो भारी होना चाहिए, फिर भी क्यों फ्लोट करता है? तो ये सारा खेल हाइड्रोजन बॉन्ड का है। जो सॉलिड वाटर रहता है ना, आइस जिसको बोलते हो, वो एट ए टाइम 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। देखो ये मान ले ये एक वाटर H2O, देखो ये कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। 4 हाइड्रोजन जब बॉन्डिंग कर रहा है, देखो इतना इतना खाली खाली स्पेस बन जा रहा है, वैकेंट स्पेसेस हो रहे हैं ना। अब जो वैकेंट स्पेसेस होंगे वो तो वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, जिसके कारण डेंसिटी क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इसीलिए आइस के केस में क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि उसके बीच का वैकेंट स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि वहीं जब वाटर में कन्वर्ट होता है, क्या होता है, वाटर के केस में ये जो स्पेस है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, और स्पेस खत्म हो जाता है तो डेंसिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगा। क्लियर? इसीलिए आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, इसी चीज को मैंने यहां लिखा है, कुछ बहुत भारी चीज नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल व्हाइल पारानाइट्रोफिनॉल इज नॉट, क्यों? तो देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ना क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि इसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बोलोगे सर इससे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों है, एकदम है, बट पारा में इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते दो मॉलिक्यूल एक साथ एसोसिएट हो रहा है, जुड़ जा रहा है। और हमको पता है जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स भी बढ़ता है, और जितना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसीलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल। स्टीम वोलाटाइल मतलब अगर भाप भी लगे तो भी उड़ जाएगा, वोलाटाइल मतलब उड़ जाएगा, मतलब वेपर के, अगर वेपर के प्रेजेंस में भी आ जाए तो भी वो उड़ जाएगा, जबकि पारानाइट्रोफिनॉल नहीं उड़ता है। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने आज टोटल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैंने कवर कर दिया। अब ज्यादा इस टॉपिक चैप्टर में बचा हुआ नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ, एक आध लेक्चर होगा, तो इसके साथ पूरा केमिकल बॉन्डिंग भी खत्म हो जाएगा।
तो आई होप आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अगर सबको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस चैनल के बारे में पहुंचाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।